हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 7 पाठ 9 है इतिहास का शेर शाह सूरी, जिसमें 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक की कहानी है शेर शाह सूरी के बारे में। तो शेर शाह सूरी का जो समय है शासन का, वो केवल 5 साल का ही था, लेकिन इतने कम समय में उसने कई सुधार किए। शेर शाह सूरी ने प्रजा के भलाई के लिए बहुत सारे काम किए और उसने जो है इस तरह का काम किया जो आने वाले शासकों के लिए, सम्राटों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक था। तो शेर शाह सूरी जो हैं, उनका बचपन का नाम फरीद था और अपने मालिक की जान बचाने के लिए इन्होंने शेर को मार डाला था। तभी से इनका नाम जो है शेर खां पड़ गया, जबकि बचपन का नाम फरीद था इनका। जौनपुर में इन्होंने अरबी, फारसी, इतिहास और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया था और शिक्षा प्राप्त करने के बाद फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल के लिए सासाराम वापस ही आ गए और थोड़े ही दिनों में जनता में ये काफ़ी मशहूर हो गए, लोकप्रिय हो गए। जागीर की देखभाल करने के अनुभव ने शेर खां को काफ़ी जो है शासक बनने योग्य, एक सफल और लोकप्रिय जो है नेतृत्व वाला व्यक्ति बनाया। और कुछ समय के बाद इन्होंने यानी कि शेर खां यानी फरीद ने जो है बिहार के शासक के यहाँ नौकरी कर ली और उन्होंने बाबर की सेना में भी काम किया था भर्ती होकर के। और इस तरह से मुगलों का जो सैनिक संगठन था, इसकी जानकारी भी शेर खां को थी। धीरे धीरे शेर खां ने बिहार में अपना जो है प्रभाव बहुत बेहतर बना लिया और पूरे बिहार के शासक बन गए। चौसा और कन्नौज के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हरा करके 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के नाम से जो है भारत का सुल्तान शेर खां बना। अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक संगठन था और लगान संबंधी जो नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की, इससे शेर खां बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और इसलिए शेर खां ने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए कई कदम उठाए, कई काम किए। इसमें सबसे पहला काम था राजस्व वसूली सुधार, यानी कि जो कर की वसूली थी उसमें इन्होंने पहले सुधार किया। और भूमि की जो विविधता थी, मतलब भूमि की जो कैटेगरी थी, क्योंकि कुछ भूमि उपजाऊ वाले होते हैं, कुछ बंजर भूमि होते हैं, कुछ कम उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, कुछ जो है दोआब क्षेत्र होते हैं, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो इन्होंने ज़मीन की जो कैटेगरी थी, जो क्वालिटी थी, उसके हिसाब से लगान को निर्धारित किया कि जैसे भूमि होगी उसी हिसाब से लगान वसूले जाएंगे। और उपज का जो किस्म था उसके आधार पर इन्होंने कर का निर्धारण किया, यानी कि फसल की जो उपज थी उसकी क्वालिटी के आधार पर इन्होंने जो टैक्स लेना था, कर लेना था, उसका निर्धारण क्वालिटी के आधार पर किया। और भूमि के माप जो है ये पटवारी के द्वारा उस समय की जाती थी रस्सी से, और नाप की इकाई जो थी वो गज थी। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिससे कबूलियत कहा जाता था और इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से या शासक से होने के कारण उनका जो किसान थे उनका उत्पीड़न जो है बंद हो गया। जो किसानों के साथ उत्पीड़न होता था वो बंद हो गया। नगद रूप में कर लेने का आदेश था और अकाल और संकट के समय जो है फसल का नुकसान होने पर सरकार इसकी जो क्षतिपूर्ति होती थी, हर्जाना जो होता था नुकसान का, वो भी दिया जाता था किसानों को। और उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध बनाया और इससे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे जो उसने नियम बनाया था। और इसके बाद सैनिक संगठन और एक अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था को भी बनाया शेर खां ने, जिसमें उसने सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है अपनी सेना का संगठन किया स्वयं। देखिए, वह अच्छे से जानता था कि मतलब बेहतर जब सैनिक प्रणाली होगी तभी राज्य की या साम्राज्य की सुरक्षा या शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। उसने डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी की व्यवस्था की और यहीं से डाक जो है वो घोड़े के द्वारा, संदेश जो है वो घोड़े के द्वारा पहुंचाए जाते थे।
और अधिकारियों को नियमित रूप से सैलरी दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधे शेरशाह से मिल सकता था। तो इस तरह से उसने ये नियम बनाया और उसका जो प्रशासन था वो इस तरह से बटा हुआ था कि सबसे पहले प्रांत था, केंद्र जिसे कहा गया, और उसमें सुल्तान ही जिम्मेदार व्यक्ति होता था और कई सरकारों को मिला करके जो है सरकार बनती थी और कई परगनों को मिला करके जो सरकार तैयार होती थी उसमें सिकदार या सिकदारान जो है मुख्य अधिकारी होते थे। फिर परगना होता था, परगने में सिकदार होता था और गांव का जो देखरेख करने वाला होता था वो मुखिया कहलाता था और मुखिया की सहायता के लिए पटवारी और चौकीदार गांव में होते थे। और राज्य में प्रजा की भलाई के लिए कई काम शेरशाह ने करवाए। सोनार गांव जो कि बंगाल है वहां से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनवाई शेरशाह ने, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, और इससे आने जाने और संचार की व्यवस्था में बहुत तेजी आई। और इसके बाद उसने जो है जौनपुर को दिल्ली से जोड़ दिया, जिससे व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला। सड़कों के दोनों ओर उसने वृक्ष लगवाए और विश्राम करने के लिए, ठहरने के लिए सराय या धर्मशाला बनवाया, पानी के लिए कुएं खुदवाए। इसने क्या है, शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे और मकतब भी खुलवाए। शेरशाह दिल्ली के पास में उसने जो है शेरशाह नाम का नगर यमुना नदी के किनारे इसने बसाया और शेर मंडल शेरशाह के द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था, जिसको हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया था। सूरवंश का आप जानेंगे कि पतन यांत कैसे हुआ। तो 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में शेरशाह घायल हो गया था और कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। शेरशाह की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने 10 साल तक शासन किया, लेकिन जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे और शेरशाह के द्वारा स्थापित साम्राज्य की जो देखभाल नहीं कर पाए। लास्ट में ये हुआ कि उनके हाथ से साम्राज्य निकल गया और उसके बाद से सूरवंश का पतन हो गया या अंत हो गया। शेरशाह सूरी ने भले ही 5 साल के लिए शासन किया हो, लेकिन उसने अपने शासन व्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके से बनाया, जिसका फ़ायदा आने वाले जो शासक थे इन्होंने उसका लाभ उठाया। इसका जो प्रशासनिक ढांचा था वो बहुत ही मजबूत था, जिसका बाद में मुग़लों ने बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए फ़ायदा उठाया या उनको मुग़लों को इसका लाभ मिला। तो अब देखिए शेरशाह सूरी जो है, इनका जो शासनकाल है वो 5 ही साल का है, लेकिन काफ़ी बेहतर है। और सासाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है और यह उसने अपने जीवन काल में जब जीवित था शेरशाह सूरी, तो उसने अपने जीवित रहते ही अपने मकबरे का निर्माण करवा लिया था कि मरने के पश्चात उसको वहीं पर दफनाया जाएगा। तो इस वीडियो में शेरशाह सूरी से संबंधित जो जानकारी थी वो संक्षिप्त रूप में शॉर्टकट में आपको दी गई। थैंक यू।